नमस्कार साथियों। हमारी लगातार केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी और उनमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कार्बनिक यौगिक। तो आज का हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा हाइड्रोकार्बन। जानेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टाइटल हाइड्रोकार्बन। देखो ये चैप्टर आपके लिए जो ये टाइटल है ये आपके लिए मतलब आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यों होगा वो अभी आप देखना। देखो इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोकार्बन। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या हुआ हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या होगा हो जाएगा यहाँ पर कार्बन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन परमाणुओं का मिश्रण पाया जाता है क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये तो इसकी हो गई क्या डेफिनेशन, जिसको हमने निम्न प्रकार से इसको क्या किया है डिफाइन किया है कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन परमाणुओं का क्या होता है मिश्रण होता है क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर बात करते हैं उदाहरण मिथेन, अगर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन, ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे नहीं, वही बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए क्या होगी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अगर दूसरे उदाहरण की यहाँ पर बात करते हैं तो बात करेंगे एथेन H6। अगर तीसरे उदाहरण की यहाँ पर मैं बात करूँ तो C2H4 मतलब एथीन हो जाएगा। और अगर बात करते हैं एथाइन की C2H2। तो हमारे पास साथियों ये क्या है उदाहरण है किन के हाइड्रोकार्बन के। तो ये हमारे पास देखो इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन कार्बन प्लस हाइड्रोजन कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे इनको तो इस मिश्रण में मतलब इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का क्या पाया दिखाई दे रहा है मिश्रण हमें दिखाई दे रहा है। ये बात हो गई किसकी। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें तो क्या बात करेंगे कि हाइड्रो और कार्बन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या बोला जाएगा। ये बात अपन को मालूम होनी चाहिए कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास क्या हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो इस ऑर्गेनिक से यहाँ पर बनेगा हमारे पास ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा साथियों ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है सभी को मालूम होता है क्या होता है जीव, सीधा सीधा मतलब होता है जीव। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जीव का मतलब होता है सजीव। क्या होगा साथियों सजीव। देखो कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक से यहाँ पर बन जाएगा ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, और जीव को शामिल करते हैं किसमें सजीवों में। अब देखो मैंने ये बात यहाँ पर क्यों नोट करी, इसलिए कि क्योंकि सजीवों में केवल और केवल सजीवों में भी क्या होता है कार्बनिक पदार्थ मतलब हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। सजीवों में ही कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं जैसे का मतलब क्या होगा यहाँ पर जैसे का मतलब होता है साथियों कि मानव का जो मूत्र होता है मानव मूत्र में पाया जाता है क्या यूरिया। बात हुआ कि सजीव और सजीव जो मानव होता है वो होता है जीव में अंदर अंदर कर शामिल कर देंगे, और शामिल करेंगे तो जो मानव मूत्र में जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो होता है यूरिया। और यूरिया का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास NH2CO और NH2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यूरिया का फॉर्मूला। इसमें आप देख सकते हो साथियों यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहा और ये कार्बन रहा, मतलब इस डेफिनेशन के अनुसार ये कंपाउंड्स हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ तक देखने के बाद एक बात और भी कर लेंगे, जैसे भैंस और गाय का जो दूध होता है उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जो गाय होती है या फिर भैंस होती है इसके दूध में पाया जाएगा क्या लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल, जो एक प्रकार का क्या होता है साथियों कार्बनिक यौगिक होता है। और कार्बनिक यौगिक का मतलब हाइड्रोकार्बन में इनको क्या कर लेंगे शामिल कर लेंगे। अब देखो एक ये उदाहरण और एक ये उदाहरण, इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए एक सिद्धांत दिया गया। इन उदाहरणों को ध्यान में रखकर एक सिद्धांत दिया गया जिस सिद्धांत को बोलेंगे क्या जैव शक्ति सिद्धांत। क्या बोलेंगे साथियों जैव शक्ति सिद्धांत।
अब देखो, अब यहाँ से प्रश्न पुट होना स्टार्ट होंगे। जैव शक्ति सिद्धांत, अब सीधा सीधा यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है साथियों कि जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया। यही प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होता है, पुटअप होता है। तो इस चीज़ को आप नोट करना कि जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो किस आधार पर दिया गया। मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि जो वर्जिलिस नामक वैज्ञानिक था, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, वर्जिलिस महोदय ने क्या दिया था कि जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, और उन्होंने बताया था कि केवल जीवों के द्वारा या फिर सजीवों में ही क्या पाए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन जो भी सिद्धांत होता है उनका कहीं ना कहीं होता है क्या, खंडन। खंडन का मतलब यहाँ पर खंडन से मतलब तात्पर्य होगा कि खंडन का मतलब यह होता है कि ये जो सिद्धांत था इसका कोई ना कोई दूसरा वैज्ञानिक महोदय क्या करेगा, खंडन करेगा। मतलब वो यहाँ ये साबित करेगा कि सजीवों के अलावा भी कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि इस सिद्धांत का होगा यहाँ पर क्या, खंडन। और खंडन का मतलब क्या होगा साथियों, एक वैज्ञानिक आया, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो, एक बार फिर से देख लेना, ये हाइड्रोकार्बन, फिर इसकी हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने उदाहरण देखे, फिर हमने देखे क्या कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक का मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यहाँ पर सीधा सीधा जीव, और जीव को शामिल करेंगे सजीवों में। और यहाँ पर सजीवों में शामिल करने का तात्पर्य यह हुआ कि केवल और केवल सजीवों में ही क्या पाए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बात की उदाहरणों की, जैसे मानव मूत्र में यूरिया, ये रहा हमारे पास यूरिया, और ये रहा गाय और भैंस के दूध में लैक्टिक अम्ल, मतलब जो कि एक विशेष प्रकार जो कि एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ या फिर यौगिक होता है। फिर इन्हीं के आधार पर हमने दिया जैव शक्ति सिद्धांत। फिर हमने इसकी की बात कि जैव शक्ति जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया, वर्जिलिस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं कि जो जैव शक्ति सिद्धांत था इसका होगा यहाँ पर क्या, खंडन। ये प्रश्न भी यहाँ से बहुत ही अपने अनुसार क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होगा कि जो जैव शक्ति सिद्धांत था इसका जो खंडन किया वो किसके द्वारा किया गया। अब बात करते हैं आपकी, एक वैज्ञानिक महोदय आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक वोलर। अब इन्होंने क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हमने चर्चा की थी यूरिया की, देखो वैज्ञानिक महोदय आया क्या, फ्रेडरिक वोलर। अब इन्होंने क्या की थी, ये प्रश्न एग्जाम में क्या होता है साथियों, पुटअप होता है। कैसे होता है, देखो इन्होंने कहा कि जीव से बाहर भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। इन महोदय साहब ने बताया कि जीव के बाहर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या किया जा सकता है साथियों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण किया जा सकता है। अब आपको इन बातों से यह समझ में आ जाना चाहिए कि इस जो सिद्धांत था जैव शक्ति सिद्धांत, इसका खंडन तो यहाँ पर हो चुका। क्यों हो चुका, क्योंकि फ्रेडरिक वोलर महोदय ने बताया कि जीव के बाहर भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और इस फ्रेडरिक महोदय ने क्या किया था, इन्होंने किया कि फर्स्ट लेबोरेटरी, यानी कि प्रथम लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, यानी कि प्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया जो कार्बनिक यौगिक था, प्रथम लेबोरेटरी में बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनाया गया जो कार्बनिक यौगिक होगा वो था साथियों क्या, यूरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको बोलेंगे यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला आपको सभी को मालूम होना चाहिए। अभी हमने बात की थी NH2CO और NH2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, यूरिया। इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर अगर देखा जाए वो बनेगा यहाँ पर क्या, देखो ये सभी बच्चे को मालूम होता है कि प्रयोगशाला में प्रथम बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। लेकिन प्रश्न यहाँ से इससे भी हटकर अगर आएगा तो वो आएगा बर्थोलेट। देखो इधर देखना, आप दिखाई दे रहा होगा, एक महोदय आया बर्थोलेट। इन्होंने क्या किया, आया सही, लेट आया, देखो बर्थोलेट। आप ऐसे क्या है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको क्या करो, आप तरीके से याद करो, मतलब ट्रिक के माध्यम से याद करो। देखो ऐसे याद करो, बर्थोलेट, बर्थ का मतलब होता है, अपन बोलते हैं ना बर्थडे, मतलब बर्थ का मतलब हुआ जन्म, और जन्म से आगे यहाँ पर जुड़ा हुआ है लेट,
मतलब इसको अगर ट्रिक से याद करें तो बर्थोलेट, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था वो बाद में हुआ था, लेकिन बाद में हुआ और होने के बाद इन्होंने कमाल की बात, यानी कि कमाल की क्या की थी, कमाल के कार्बन की यौगिक की क्या की थी, इन्होंने खोज की थी। इसीलिए देखो इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे कि प्रथम प्रयोगशाला में, यानी कि प्रथम लेबोरेटरी में बनाया गया प्रथम जो अम्ल था वो था एसिडिक एसिड, और जिसको किसके द्वारा निर्माण किया गया था, बर्थोलेट के द्वारा निर्माण किया गया था। तो ये तो हमारे पास पृथक कार्बनिक यौगिक था प्रथम, लेकिन अगर बात करते हैं कि प्रथम लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में बनाया गया अम्ल, उसका नाम था साथियों क्या, एसिटिक एसिड। क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है CH3COOH। ये आपको यहाँ पर NCERT का निचोड़ दिखाया जा रहा है, और NCERT का मतलब आप सभी जानते हो, इसके बार कुछ नहीं, मतलब नथिंग नथिंग नथिंग। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। लेकिन अपन को जो ये हमारे पास है यूरिया, ये जो हमारे पास यूरिया था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था यूरिया, इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया थी, मतलब इसको किस प्रकार से बनाया गया था, इसका निर्माण किस प्रकार से किया गया था, उस अभिक्रिया को अपन को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब पर बात करते हैं उस अभिक्रिया की। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, फिर बात करेंगे आगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में फिर से पूछ सकते हो, आपके लिए क्लास से हमेशा उपलब्ध रहेगी। चैनल का नाम आप जानते हो, JKJEP XYZ स्टडी। अब देखो अपन क्या करवाएंगे, अपन बात करेंगे यूरिया की। और यूरिया की जो रिएक्शन थी हमारे पास, वो रिएक्शन कैसी होगी, अपन लेंगे यहाँ पर NH4, मतलब अमोनियम सल्फेट SO4 -K2 प्लस की अभिक्रिया करवाएंगे पोटेशियम साइनाइड। क्या किसकी अभिक्रिया किसे करवाएंगे, देखो ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में, ये किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, अमोनियम। तो अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, मतलब ये क्रियाकारक हो गए। अगर इसकी अभिक्रिया मैं यहाँ इससे इसके द्वारा करवाता हूँ, मतलब अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से अगर मैं करवाता हूँ केमिस्ट्री में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा K2SO4 प्लस NH4CNO। ये हमारे पास क्या होता है साथियों, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन ये अभिक्रिया यहाँ पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अपन को बनाना है क्या, NH2CO मतलब अपन को चाहिए यूरिया, लेकिन ये तो यहाँ पर यूरिया के रूप में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसका और कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे, तभी तो हमें क्या होगी, प्राप्त होगी रिएक्शन। तो अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट मतलब पुनर्विन्यास, और इसको मैं दूंगा ताप, जैसे इसको ताप देकर अगर मैं इसको रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास करूंगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों, यूरिया हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मैं बात करता हूं कि अमोनियम साइनाइड अगर देखें यहाँ पर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी साथियों, अमोनियम साइनाइड। अगर मैं यहाँ से इस अभिक्रिया को संपर्क कराता हूँ ताप के माध्यम से, और दूसरी बात पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ये हमारे पास हो जाएगा रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पुनर्विन्यासित करता हूँ ताप देकर, तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा NH2CONH2। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो किसका हुआ, यूरिया का। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अपने सामने प्राप्त हो गया। क्यों भाई, समझ में आई, चल रहा है काम, आ रही समझ में अच्छे से। देख बात ये है, अगर पूछा जाए कि प्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया जो कार्बनिक पदार्थ था, यौगिक था, वो था यूरिया। अगर पूछा जाए कि प्रथम जो लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में बनाया गया जो अम्ल था वो था एसिटिक एसिड्स, किसके द्वारा, बर्थोलेट के द्वारा। ये 2 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनको याद रखना, कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से पूछना। अब आगे बात करते हैं यहाँ से किसकी बात करेंगे आगे। अब देखो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर चल रहा है। अब देखो अपन यहाँ पर बात करते हैं केकुले का सिद्धांत। यहाँ से और भी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने की संभावना हो जाएगी। केकुले का सिद्धांत,
अब देखो ये सीधा सीधे प्रश्न यहाँ पर आते हैं केकुले का सिद्धांत। पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो केकुले का सिद्धांत होता है साथियों वो किससे संबंध होता है। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर संबंध है, यानी कि जो केकुले का सिद्धांत था इसका संबंध किनसे था, मतलब इसका संबंध जो संबंध होगा वो किसके द्वारा मेल खाता है। तो देखो कार्बन की जो चतुसंयोजकता होती है, इन्होंने दो बात बताई। ये हमारे पास कार्बन एटम यानी कि कार्बन परमाणु। अब कार्बन परमाणु के बारे में इन्होंने दो बात बताई। पहली जो बात बताई थी वो यह बताई थी कि जो कार्बन परमाणु होता है वो होता है टेट्रावेलेंट, मतलब जो इसकी संयोजकता होती है वो होती है टेट्रावेलेंट। ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है टेट्रावेलेंट। और इन्होंने एक बात और बताई साथ में, मतलब टेट्रावेलेंट का मतलब चतुसंयोजी। और जो दूसरी बात इन्होंने बताई थी वो बताई कि टेट्रावेलेंट चतुसंयोजकता, मतलब कार्बन की जो चतुसंयोजकता होती है उसके साथ साथ जो कार्बन होता है उसमें पाया जाता है श्रृंखलन का गुण। क्या पाया जाता है साथियों? श्रृंखलन का गुण। अब ये श्रृंखलन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर श्रृंखलन का जो गुण होता है वो होगा दो रूपों में। पहला होगा ओपन चेन श्रृंखला और जो दूसरी होगी वो होगी क्लोज्ड चेन। तो बात करते हैं ओपन चेन और जो दूसरी होगी वो होगी क्लोज्ड चेन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा साथियों? ओपन और क्लोज। अब इसमें अगर बात करते हैं आगे तो देखो ओपन का मतलब क्या होगा? अगर बात करते हैं ओपन, तो ओपन को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ओपन को देखेंगे दो रूपों में। मतलब पहली जो हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रांच्ड और जो दूसरे रूप में देखेंगे वो देखेंगे नॉन ब्रांच्ड। अब देखो आप कई बार बोलते हो कि ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है? ब्रांच का मतलब होता है शाखाई। एक जो पेड़ होता है उसके जो उनकी जो टहनियाँ होती है वो अलग अलग शाखाओं के रूप में क्या होती है? बिखर जाती है, और इसी को बोलते हैं ब्रांच। अब देखो सबसे पहली बात कि केकुले का जो सिद्धांत था वो किससे संबंध था, ये बात आपको याद रखनी होगी। जो कार्बन परमाणु होता है उसके बारे में इन्होंने बोला था। केकुले महोदय ने बताया कि जो कार्बन की संयोजकता होती है वो होती है टेट्रावेलेंट्स, और इसके साथ साथ ही कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और श्रृंखलन का गुण देखेंगे दो रूपों में, पहली होगी ओपन चेन और दूसरी होगी क्लोज्ड चेन। और जो ओपन चेन होती है उसको हम देखेंगे दो रूपों में, जो पहली होती है ब्रांच, और ब्रांच के बारे में अभी आपको मैंने बता दिया। तो देखो ब्रांच का मतलब अगर उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर, तो उदाहरण देखेंगे यहाँ पर क्या, कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे CH3 हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया और CH3 हो गया। इसको यहाँ से इसकी जो संयोजकता पूरी करने के लिए CH2 और CH3। तो ये हमारे पास जो उदाहरण है ये हो गया ब्रांच्ड चेन का। ये क्या हो गया? ब्रांच ओपन चेन का हमारे पास ये क्या हो गया? उदाहरण प्राप्त हो गया। देखो इसके अंदर शाखाएं निकल रही है, तो इसको इसलिए क्या बोलेंगे साथियों? ब्रांच्ड चेन। अब यहाँ पर अगर ब्रांच ओपन चेन, अगर मैं इसकी बात करता हूँ किसकी? नॉन। अब नॉन का मतलब क्या हुआ कि इसमें इन कार्बनों में, मतलब इन जो श्रृंखलाओं में क्या होगा? कार्बन क्या आएंगे? शाखाओं के रूप में नहीं आएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे रहेंगे। कैसे रहेंगे? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उदाहरण की, तो देखो जैसे तो हमारे पास CH3, CH2 और CH2 और CH3, ये जो हमारे पास उदाहरण है साथियों, ये किसका हो जाएगा? नॉन ब्रांचेड ओपन चेन का हमारे पास क्या हो जाएगा? ये उदाहरण हो जाएगा। अब इतनी बात करने के बाद अपन यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो कार्बन की केकुले का जो सिद्धांत था वो संबंध किससे था कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कैसी होती है? चतुसंयोजी होता है। कौन? कार्बन। तो कार्बन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कार्बन कैसे हो सकता है? देखो अगर मैं बात करूँ जब 4 एकल बंद हो, यहाँ पर क्या अगर 4 एकल बंद हो तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ साथियों? आप एक बार थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना। अगर 4 एकल बंद रहेंगे इसमें तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 + 1 + 1 + और 1। संयोजकता का मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो संयोजकता वह होती है कि जिस भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या बच जाते हैं उनको बोलते हैं क्या? संयोजकता। वैलेंसी होती है क्या? संयोजकता। अगर मैं बात करूं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। पहला जो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? एक बार मैं इनको एक साथ ही उतार देता हूँ, फिर अपन एक एक करके इनको देखेंगे। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि अगर कार्बन की जो संयोजकता होती है अगर 4 होती है, लेकिन मैं पहला देखूंगा इसमें 1 + 1 + 1 + 1, तो हमारे पास कितने हुए टोटल? 4। तो इनको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि 4 सिंगल बॉन्ड
बंद सिंगल बॉन्ड द्वारा। अगर कार्बन की जो बैलेंसी पूरी हो रही है वो क्या कैसे किस रूप में हो रही हो, 4 सिंगल बॉन्ड्स के रूप में क्या हो रही हो, बैलेंसी पूरी हो रही हो, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा। ये बात हो गई पहली। अगर दूसरी की यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरी हमारे पास कार्बन और इसके भी होंगे 4, तो कैसे हो सकती है, देखो 1 + 1 + 2, पीछे से अब इनको क्या करना है, काउंट करते रहना है, तो ये होगी। अगर मैं तीसरी की यहाँ पर बात करता हूँ तो वही 4, फिर 1 प्लस यहाँ से इन दोनों को काउंट करूँगा तो 3, ये हमारे पास देखो। और एक कैसे हो सकती है कि C मतलब 4 और ये हमारे पास रहेगा 2+, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है उसको इस रूप में अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इनको देखेंगे अलग अलग रूपों में, 4 को मैं 4 तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो आपकी मतलब इनको अच्छे से समझ सकते हो कि 4 को मैं 4 रूपों में आपके सामने यहाँ पर क्या कर दिया, इनको मैंने लिख दिया। अब देखो पहले की बात करते हैं कि कार्बन 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या हो, कार्बन की क्या हो, संयोजकता पूरी हो। अगर मैं इसके उदाहरणों की बात करूँ यहाँ पर तो हमारे पास उदाहरण हो जाएगा मिथेन। पहला जो उदाहरण होता है वो होता है CH4, और जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं क्या, कैसे, C और ये मतलब CH और H, ये साथियों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिथेन, क्या है, मिथेन। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास एक होता है उदाहरण, दूसरा जो उदाहरण होगा वो होगा Cl, Cl और Cl और Cl। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मतलब टेट्रा का मतलब 4 और क्लोरीन का मतलब हो गया क्लोराइड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ CCl4। लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता, प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसका जो व्यवहारिक नाम होता है वो क्या होगा, मतलब इसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे पास होता है पाइरीन। ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे कैसे संरचना दी जाती है और इसका नाम पूछा जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपको दे दे प्रश्न में, ये उत्तर में दे दे, फिर यह प्रश्न में दे दे, या फिर उत्तर में ये दे दे। ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास संरचना थी 1 + 1 + 1 की यहाँ पर संरचना पूरी होती है। अगर बात करते हैं कि 2 डबल बॉन्ड और 2 ही क्या हो, 2 तो एकल बॉन्ड हो, इसमें देखो 2 तो इसमें क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, और जो एक प्लस क्या हो जाएगा, +2 डबल बॉन्ड द्विबंध। अब देखो, अब इनका उदाहरण अगर देखें तो इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम अपन बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, देखो ये हमारे पास क्या होता है CHHO मतलब HCHO, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इसको प्रदर्शित करूँ तो मैं इसको इस प्रकार क्या कर दूंगा, प्रदर्शित कर दूंगा। देखो 2 क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड, ये आपको दिखाई दे रहे हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएंगे, ये 1 और 2, ये 2 क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। जो उदाहरण आप देख सकते हो, तो ये आपको ये क्रम याद रखना है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो एक ही बात रखनी है कि जो केकुले का सिद्धांत था वो किसी संबंध से संबंधित था, वो था कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है टेट्रावेलेंट, और यही बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, इसको फिर इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। एक बार ये देखो, यहाँ से काउंट करते रहेंगे, इधर इनका योग करते रहेंगे, और ये हमारे सामने क्या हो जाएंगी, संरचना बनती रहेगी। अगर बात करते हैं एक और उदाहरण की, इसी में फॉस्फिन गैस की, तो Cl और Cl और डबल बॉन्ड O, ये जो हमारे पास होता है ये होता है फॉस्फिन गैस। क्या होती है, फॉस्फिन, जहरीली गैस होती है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉस्फिन। एग्जाम में बहुत ही कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, और आगे भी आने की क्या होगी, संभावना होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या देखेंगे अपन, एक तो क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और क्या हो वह, एक क्या हो इसमें, त्रिबंध हो। क्या हो, त्रिबंध का मतलब हुआ कि 3 बॉन्ड इसमें क्या रहेंगे, साथ साथ शामिल करेंगे। जैसे क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, बात करते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। देखो ये 3 बॉन्ड हो गए और इधर हो गया सिंगल बॉन्ड, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एक तो सिंगल बॉन्ड हो गया और 3 यहाँ पर क्या होंगे, एक जो जोड़ा होगा वो त्रिबंध का
आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड। अगर बात करते हैं इसकी, जिसमें दो क्या होंगे, दो द्विबंध, दो क्या होंगे इसमें, द्विबंध हो जाएंगे, यानी कि दो द्विबंध, यानी कि दो डबल बॉन्ड बंद। ठीक है, इसका तो एक ही उदाहरण अपन देखेंगे, क्या, सी, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, जिसको बोल सकते हैं CO2, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या था साथियों, जो केकुले का सिद्धांत था वो हमारे पास ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो केकुले का जो सिद्धांत था, वो मार्कर पकड़ाना थोड़ा, जो केकुले का सिद्धांत था वो आपको समझ में आ गया होगा। ये बात थी किसकी, केकुले के सिद्धांत की। इन्होंने दो बातें बताई थी, एक बात हमने अच्छे से देख लिया। देखो यहाँ पर जो उदाहरण है, ये आपको ये याद रखना होगा कि फॉस्फीन, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। एक हमारे पास जो उदाहरण है पायरिन, जो कि CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं पायरिन, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस प्रकार आपके सामने होगी। अब आगे बात करते हैं। अब ये जो स्लाइड होगी नेक्स्ट वाली, यहाँ से प्रश्न प्रत्येक 1-2 साल में, मतलब प्रत्येक 1-2 साल छोड़ने के बाद यहाँ से क्या बन जाता है साथियों, प्रश्न बन ही जाता है। यहाँ पर देखेंगे मीथेन, मीथेन क्या देखेंगे साथियों, CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, क्या बोलेंगे, मीथेन। यहाँ से प्रश्न बनने की क्या होगी साथियों, प्रबल संभावना रहती है। अब देखो कि मीथेन को अपन क्या क्या बोल सकते हैं और क्या क्या इसको बोल सकते हैं। तो मीथेन जो होते हैं हमारे पास, इसको बोल सकते हैं अपन क्या, मार्स गैस। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी साथियों, मार्स गैस। अब मार्स गैस इसको क्यों बोलते हैं, मार्स गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दल से क्या होगा, दल से प्राप्त। एक प्रश्न आपके सामने बन चुका है कि जो दल से ये क्या होगा, प्राप्त होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मार्स गैस। इसकी कुछ उपनाम आपको मैं बता रहा हूँ, और यही उपनाम एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और इसको बोलते हैं फायर, इसी को बोलते हैं फायर डैम्प। मतलब ये खानों में क्या कर देता है, आग जला देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं साथियों, फायर डैम्प। देखो इसको बोलते हैं मार्स गैस, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होती है, और इसको बोलते हैं फायर डैम्प क्योंकि ये खदानों में क्या कर देती है, आग जलाने की औकात यानी कि क्षमता रखती है। एक बात, अगर मैं दूसरी यहाँ पर बात करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ CNG, LPG और NP यानी कि नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, LPG और NP। इनका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। इनका जो मुख्य घटक होगा, मुख्य अवयव, वो क्या होता है साथियों, वो होता है मीथेन। ठीक है, ये जी आएगा, नेचुरल गैस होगा ना। ठीक है, अब देखो एक अगर उदाहरण की और बात करेंगे, मतलब उपनाम की, तो इसको बोलते हैं कि धान के खेतों से उत्पन्न। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली जो गैस होती है, जो कंपाउंड्स होता है वो क्या होता है, तो आपको बता देना है मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि धान के खेतों से प्राप्त। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट, अभी कुछ ही दिन पहले एग्जाम में आया था कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होगा, बायोगैस का मुख्य अवयव, तो बायोगैस का मुख्य अवयव होता है वो होता है क्या, मीथेन। अगर मैं कुछ और बात करूं, आप सभी जानते हो पशु क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। मतलब बैठे बैठे जब भेड़ बकरियां होती हैं और या फिर अन्य कोई पशु होते हैं, वो क्या करते हैं, जब अपना भोजन कर लेते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं अपने स्थान पे, गंतव्य स्थान पे बैठ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, बैठे बैठे अपने मुंह को हिलाते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पशुओं की जुगाली के दौरान उत्पन्न जो गैस होती है वो होती है मीथेन। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पशुओं की जुगाली के समय, पशुओं की जुगाली के समय उत्पन्न गैस। तो ये देखो
ये जो आपके पास स्लाइड दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से एक प्रश्न बहुत ही कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, और आप सभी जो भी इन क्लासों को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको सभी को मालूम होगा, कहीं ना कहीं आपने एग्जाम दी होगी, और ये प्रश्न आपको सभी को मालूम है कि मार्स गैस किसे बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। फायर डैम किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। CNG, LPG और NG नेचुरल गैस का जो मुख्य होता है वो होता है मीथेन। याद रख लेना है यही की यही। बात करते हैं कि धान के खेतों से प्राप्त या फिर बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है, मीथेन। बात करते हैं फसलों के जुगाने के समय जो उत्पन्न होता है वो होता है क्या, मीथेन। ये बात हो गई। लेकिन आपको एक बात और याद करनी है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है हमारे पास, अभी हमने देखा था फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% जलीय विलयन होता है वो होता है फॉर्मेलिन कहलाता है, जिससे क्या होगा, जिसमें जो मर्त शरीर होते हैं, जीवों की जो मर्त शरीर यानी कि स्लाइड आपकी देखी हुई होगी प्रयोगशाला में, स्लाइड जानते हो आप, उसके अंदर क्या करते हैं, स्लाइड के अंदर मर्त जीवों को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो अपन को याद रखते हैं कि फॉर्मेलिन क्या होता है। बात करते हैं ये ऐसे नोट करके समझ लेना आप, नोट एग्जाम में कई बार पूछ लेता है फॉर्मेलिन ये क्या होता है। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेलिन कहलाते हैं। और इसके अंदर क्या रखते हैं साथियों, सजीवों का या फिर जीवों का मर्त जो शरीर होता है, जीवों का मर्त शरीर, इसमें क्या करेंगे, रखते हैं। समझ में आई बात। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, फॉर्मेलिन की। अब इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर लास्ट, हमारी जो स्लाइड होगी लास्ट उसको देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं एक बार मिटान देता हूँ, आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से देख लेना ये सारी बातें। अब देखते हैं आगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं एक बार। अब देखो साथियों, आगे हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हुआ कंप्लीट। देखेंगे क्या, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे करेंगे वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब इनको अलग अलग तरीके से इनको कर देंगे। एक होता है विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक। देखो इसकी करेंगे हम दो भाग। पहला जो हमारे पास जो पार्ट होगा वो हो जाएगा विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक, विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक, जिसको बोलते हैं साथियों क्या, ओपन चैन कंपाउंड्स। तो इसको बोलेंगे क्या, यही कर लेते हैं नोट, ओपन चैन कंपाउंड्स। ये बात होगी। और देखो ये विवर्त का मतलब ओपन चैन कंपाउंड्स, ये जो दो होते हैं हमारे पास कंपाउंड्स, ये क्या होंगे, ये शाखित भी हो सकते हैं, मतलब ब्रांच भी हो सकते हैं, और नॉन ब्रांच यानी कि अशाखित भी हो सकते हैं। ये दोनों रूपों में देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करते हैं समवृत्त, एक तो है विवृत, एक होता है समवृत्त श्रृंखला वाले यौगिक। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, यानी कि ये हो जाएंगे क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स। ठीक है साथियों। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, ये हमारे पास विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक हो गए, ये हो गए समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक जिसको बोलते हैं क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स, इसको बोलेंगे ओपन चैन कंपाउंड। ये हमारे पास हो गई दो पार्ट्स। अगर बात करते हैं इनकी,
यानी कि ओपन चैन कंपाउंड्स की। तो ये क्या करेंगे, ये भी होते हैं दो प्रकार के। देखो और एक बात और आप इसको नोट करना, इसको बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं साथियों, एलिफेटिक। इनका अन्य नाम क्या होगा साथियों, एलिफेटिक। ठीक है, अब देखो एलिफेटिक, अगर मैं इस एलिफेटिक की पार्ट करूंगा, इसके भी कितने पार्ट करूंगा साथियों, दो। एक होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न और एक होता है हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे पास हो गई हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो हमारे पास होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये देखो, अगर मैं बात करता हूँ एलिफेटिक को भी कितने भागों में डिवाइड करूंगा, दो भागों में इनको क्या करूंगा, बांट दूंगा। और बांट दूंगा मतलब पहला होगा हाइड्रोकार्बन और जो दूसरा होता है वो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यानी कि हाइड्रोकार्बन के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली संतानें बोल सकते हैं, यहाँ पर संतानों को नहीं बोलकर अपन बोलेंगे यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन के द्वारा जो उत्पन्न यौगिक होते हैं व्युत्पन्न, यानी कि उत्पन्न की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो ये बात, अगर मैं इसको भी दो भागों में क्या करूंगा, डिवाइड, पहला हो जाएगा हमारे पास संतृप्त और दूसरा हो जाएगा वहाँ हमारे पास असंतृप्त। और संतृप्त और असंतृप्त को आप किस प्रकार समझ सकते हो साथियों, वह कार्बनिक यौगिक की सीरीज जिसमें क्या हो, एकल बॉन्ड्स का मिलना, यानी कि एकल बॉन्ड इसमें पाया जाएगा, जो वो श्रृंखला होगी संतृप्त श्रृंखला। और जो असंतृप्त होती है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये बात होगी। अगर मैं बात करूँ किसकी, समृत यानी क्लोर्ड चैन वाले यौगिकों की, तो ये क्या होंगे, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समचक्रीय, ये फिर कार्बोचक्रीय। समचक्रीय फिर देखो, एक होगा समचक्रीय और दूसरा होगा विषम चक्रीय। तो ये तो जाएगा समचक्रीय और ये हो जाएगा हमारे पास विषम चक्रीय। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं यानी क्लोर्ड चैन कंपाउंड्स होंगे, वो होंगे दो प्रकार के, समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास समचक्रीय होंगे इनको क्या करेंगे, इनको भी हम दो रूपों में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा एलिसाइक्लिक, और जो दूसरा होता है वो होता है एरोमेटिक। और ये हमारे पास जो विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, तो देखो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक हो गए और ये हमारे पास एरोमेटिक हो गए। अब एरोमेटिक में क्या शामिल होंगे, बेंजेनोइड लिख सकते हैं, बेंजेनोइड। और ये हमारे पास विषम चक्रीय होते हैं, इनमें जो शामिल करेंगे वो जाएंगे नॉन बेंजेनोइड। तो मैं यही लिख देता हूँ नॉन बेंजेनोइड। तो ये साथियों हमारे पास जो था वो था कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये होते हैं दो प्रकार के, पहला जो होगा वो विवृत श्रृंखला वाले यानी कि ओपन चैन कंपाउंड्स, और दूसरा होता है समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक जिसको बोलते हैं क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स। और जो हमारे पास ये होते हैं ओपन चैन कंपाउंड्स, इनको बोलते हैं एलिफेटिक। ये होते हैं दो प्रकार के, पहले जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन और जो दूसरा होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। और दूसरे को देखते हैं क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स को, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला समचक्रीय और दूसरा को विषम चक्रीय। और जो समचक्रीय होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में अपन शामिल कर लेंगे साथ ही यहाँ पर क्या, बेंजेनोइड को। और जो विषम चक्रीय है इसमें शामिल कर लेंगे किसको, नॉन बेंजेनोइड को। अब अपन देखेंगे इनको एक एक करके, आज एक को देख लेते हैं फिर और बाकी बचेंगे जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर मैं देखूं, ये वर्गीकरण आपको ऐसे कैसे दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ओपन चैन कंपाउंड्स की, किसकी बात करूंगा, ओपन चैन अभी ओपन चैन का मतलब आप जानते हो कि ये होंगे, देखो सबसे पहली तो बात ये कि जो ओपन होते हैं इसमें जो कार्बन, इसका प्रथम कार्बन होता है, मतलब जो प्रथम कार्बन होगा, प्रथम कार्बन एटम, ये क्या करेगा, अंतिम कार्बन पे जो अंतिम कार्बन एटम होगा, अंतिम
कार्बन एटम, इनसे क्या होगा, अंतिम कार्बन एटम से जुड़ा हुआ नहीं होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा। आपको सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इनकी विवृत कार्बन यौगिक होंगे, विवृत श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, उनका जो प्रथम कार्बन होगा वो अंतिम कार्बन से क्या होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा। इसका मतलब आप देख सकते हो कैसे जुड़ा हुआ नहीं होगा। देखो कैसे जुड़ा नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इनको हम देखेंगे दो रूपों में, जो कि हमने पहले भी देख लिया है इनको। पहला होगी ब्रांच और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन ब्रांच। अभी हमने देखा था इनको, नॉन ब्रांच। अब देखो साथियों, पहला कार्बन अंतिम कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ नहीं होगा। अगर बात करते हैं ब्रांच की तो हमारे पास देखो CH3, CH2 और CH3, और ये हमारे पास CH2 और CH3। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रथम कार्बन है और ये हमारा अंतिम कार्बन है। अगर मैं इधर से जाऊं तो ये हमारा अंतिम कार्बन और ये हमारा प्रथम कार्बन। देखो इनका संबंध कहीं से भी जुड़ा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ओपन चेन का जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, कि प्रथम कार्बन जो परमाणु होता है वो अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर मैं बात करता हूँ नॉन ब्रांच की, तो नॉन ब्रांच का मतलब आपने उदाहरण देखा होगा, वो CH3, CH2 और CH2 और CH3। तो देखो ये प्रथम कार्बन और ये अंतिम कार्बन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इससे आगे की बात करता हूं तो देखो संतृप्त और असंतृप्त की अपने बात कर लिए। तो आज हमने देखा कि पहला ओपन चेन कंपाउंड्स, अभी ये कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरी बात इनको बोलते हैं अपन क्या, एलिफेटिक। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। एलिफेटिक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एलिफेटिक है हमारे पास, एलिफेटिक, ये जो शब्द लिया गया है वो लिया है एलिफर से। किससे लिया गया है, एलिफर से। अभी जो एलिफर होता है साथियों, इसका मतलब होता है जंतु वसा। क्या होते हैं साथियों, जंतु वसा। ये शब्द ऐसे पूछा जा सकता है कि एलिफेटिक है किस शब्द से लिया गया है, एलिफर से लिया गया है। और एलिफर का जो मतलब होता है वो होता है जंतु वसा, क्योंकि जो प्रारंभिक जो यौगिक होते थे उनको किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, जंतु की वसा के द्वारा ही प्राप्त किया गया था, इसलिए इनको बोलते हैं एलिफेटिक्स। और जिनको ओपन चेन में हमने देख लिया, फिर इसके होते हैं दो प्रकार, एक हाइड्रोकार्बन और एक होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। इनको देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।